हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोशल डार्विनिज्म। सोशल डार्विनिज्म से पहले हमने जो लिबरल्स की डॉक्ट्रिन से क्लासिकल लिबरल्स की उसमें हमने पढ़ लिया नेचुरल राइट्स, यूटिलिटेरियनिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल डार्विनिज्म। जैसा कि आप शब्द से देख सकते हैं, डार्विनिज्म को सोसाइटी में अप्लाई करना। तो डार्विनिज्म ने क्या किया था, उन्होंने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, फिटेस्ट वन सर्वाइव्स का या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कंसेप्ट था इन्होंने दिया था, वो एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का था कि नेचर में वही सर्वाइव करेगा जो अडेप्ट करेगा, जो कॉम्पिटेंट होगा। सिमिलर थ्योरी इन्होंने अप्लाई करते हुए, जिसके प्रोपाउंडर है हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने अपने वर्क में द मैन वर्सेस स्टेट में बोला कि मेरिट के अकॉर्डिंग या कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग ही जो फिट होगा सबसे ज्यादा वो ऊपर जाएगा, वो वेल्दी रहेगा, उसका सोशल पोजीशन वही होगा। लेकिन जो फिट नहीं होगा या जो लेस फिट होगा वो बॉटम पे जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि इन्होंने इन सब चीजों में इग्नोर कर दिया कि एक्चुअली कई बार ब्रूट लक भी होता है नेचर का। जो डॉर्किन वगैरह में, डॉर्किन जब आप इक्वालिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो वो इस चीज को कंसिडर ही नहीं किया इन्होंने कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है। कई बार होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने की वजह से भी लोग सिर्फ लक की वजह से, जैसे कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ की जो मैंने बात की थी, तो एक्सीडेंट ऑफ बर्थ की वजह से कुछ लोग कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसी पोजीशन में बर्थ लेते हैं जहां पर होने की वजह से वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे रहते हैं, तो उस चीज को ये कंसिडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि नियो लिबरलिज्म, इसे नियो क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। ये एक्चुअली कब हुआ था, 1970s में आया था। ये रिवाइवल है क्लासिकल लिबरलिज्म का या इकोनॉमिक लिबरलिज्म का। कैसे और क्यों रिवाइवल, क्यों? एक्चुअली 1930s में आपने सबने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बाद स्टेट्स क्या स्पेंड ज़्यादा करने लगे। स्पेंड ज़्यादा करने की वजह से स्टेट का इंटरवेंशन धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे कि आप देखिए कि अगर फंड आएगा या आप किसी को फंड देंगे या पैसे देंगे तो आप इंटरवेंशन भी करेंगे, आपको लगेगा कि सही जगह पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जिस इंडिविजुअल को आपने फंड दिया है और उसको आप उसके एक्शंस में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो आप उसकी लिबर्टी को तो हैम्पर कर ही रहे हैं। सिमिलरली जब गवर्नमेंट ने पैसा दिया, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाई, तब क्या किया गवर्नमेंट ने, वो इंटरवेंशन करना स्टार्ट करने लग गई। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स आने लग गए और मार्केट में कंपटीशन कम हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लग गई। तब 1970s में रिवाइवल हुआ। एक्चुअली ये क्या करता है, ये रिवर्स करना चाहता उस चीज़ को, जो वो एवोल्यूशन जो हो रहा था, स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ता जा रहा था, तो वो बिग गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को कम करने के लिए था। ये एक्चुअली इसका फर्स्ट इम्पैक्ट आप देखेंगे, फर्स्ट इम्पैक्ट जो हुए थे यूके और यूएसए में, थैचर और रीगन के रिजीम में, आपको पता होगा। एक्चुअली नियोलिबरलिज्म बिलीव करता है मार्केट फंडामेंटलिज्म में। फंडामेंटलिज्म क्या होगा, आपको पता है कि एब्सोल्यूट फेथ रखना। जैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की हम जब बात करते हैं, तो फंडामेंटलिज्म का बेसिकली एक मतलब होता है कि आप एब्सोल्यूट फेथ रख रहे हैं, आप टॉलरेंस, जरा सा भी डिविएशन रख ही नहीं रहे हैं, आप अकोमोडेट ही नहीं कर पा रहे थोड़ा सा भी डिविएशन। सिमिलरली मार्केट फंडामेंटलिज्म में क्या है कि आप बेसिकली नियो लिबरल्स जो हैं वो मार्केट को ही सुप्रीम देख रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से कंट्रोल करे या किसी भी तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल आए। तो ये मार्केट फंडामेंटलिज्म का मतलब है, जो ये बेसिकली ये क्लासिकल लिबरलिज्म से भी अलग है, आगे देखेंगे कैसे। लेकिन मार्केट फंडामेंटलिज्म में होने की वजह से क्या हुआ कि ये हर चीज का सोल्यूशन मार्केट में देखने लगे। आप देखेंगे कि कैसे, देखते हैं कि क्यों ये क्लासिकल लिबरलिज्म से अलग है। बेसिकली एडम स्मिथ क्लासिकल लिबरलिज्म, आपको पता होगा, उन्हें फादर ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। उनकी वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने बताया था, वो मर्केंटिलिज्म को अपोज कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि हाँ, ह्यूमन को फ्री होना चाहिए, लेकिन ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग नेचर का जो है, ह्यूमन का नेचर है जो, वो उसकी भी एक लिमिट है। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं कर रहे थे, एकदम फ्री हो जाना चाहिए, मार्केट ही हर चीज का सोल्यूशन है। तो नियो लिबरलिस्ट जो है वो
पूरी तरह से मार्केट फंडामेंटलिस्ट है। इसके जो इकोनॉमिस्ट है फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये सब है। तो हायक का आप देखेंगे कि वो सेंट्रल प्लानिंग के एकदम अगेंस्ट है। सेंट्रल प्लानिंग क्या कि आप गवर्नमेंट या सरकार डिसाइड करे, पूरी तरह से प्लान करे इकोनॉमी को कि किस तरफ से कैसे जाना चाहिए इकोनॉमी। तो वो इस चीज के अगेंस्ट है और बोलते हैं कि ये फेल हो जाएगा, ये फेल होगा ही होगा, इट इज बाउंड टू बी फेल्ड। कैसे और क्या, एग्जाम्पल्स के लिए समझते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट प्लानिंग और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कर रही थी और 5 ईयर प्लान्स लेकर आ रही थी। तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहे थे, बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे थे और हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और एक्सपोर्ट की बातें कर रहे थे। तो ये एक तरह से सेंट्रल प्लानिंग हो गई, और क्योंकि हम एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे थे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कर रहे थे, तो हम गवर्नमेंट इतना इंटरवीन करने लग गई कि हैवी इंडस्ट्री से बेसिकली कंसेप्ट क्या था, गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, गवर्नमेंट सोच रही थी कि हैवी इंडस्ट्रीज होंगी तो जॉब जनरेट होगा, जॉब जनरेट होगा तो वेजेस आएंगे कंजम्पशन, तो ये एक तरह से साइकिल को फ्यूल करेगा, ये वर्चुअस साइकिल होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल प्लानिंग थी। इन्होंने ये चीज़ नहीं सोची कि आप अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हो और अगर कॉम्पिटेंट नहीं है, मार्केट में कंपटीशन नहीं रहा, तो वो प्रोडक्ट आपके जो एक्सपोर्ट्स आप सोच रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करेंगे वो कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे। तो जब एक्सपोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे तो आप हैवी मशीनरी का पैसा कहाँ से लाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1990s में ये बीओपी क्राइसिस की तरफ चला गया। सिमिलरली आप इसी को यहाँ पर रखिए, उस एग्जाम्पल को, कि ब्यूरोक्रेसी या स्टेट ब्यूरोक्रेट्स को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। इतना कॉम्प्लेक्स है मार्केट, इतना कॉम्प्लेक्स है इकोनॉमी कि आप सेंट्रली इसे प्लान नहीं कर सकते, वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। इन्होंने इनफैक्ट फ्रीडमैन ने क्रिटिसाइज किया है कीन्स के मॉडल को। कीन्स का मॉडल कब आया था, कब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की थी, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मनी इकोनॉमी में पंप कर रही थी, लेकिन इनका कहना है कि टैक्स एंड स्पेंड पॉलिसी जो है वो इन्फ्लेशन को कॉज करेगी। इनफैक्ट न्यू लिबरलिस्ट प्रपोज करते हैं, और किस बेसिस पर, किस प्रमाइज पर ये एडवोकेट करते हैं, उसका प्रमाइज जो है वो है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम मार्केट का वो बोलते हैं कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग है। इन्होंने इनफैक्ट स्मिथ के आइडिया को ही इम्बाइब कर लिया, जो स्मिथ ने कहा था इनविजिबल हैंड। सिमिलरली हायक बोलते हैं नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, आप देखिए कि आप एक एग्जाम्पल की तरह समझिए कि अगर कंपटीशन होगा तो प्राइसेस भी सही रहेंगे, प्राइसेस कम रहेंगे, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और कंज्यूमर के वेलफेयर में होगा। यही आर्ग्यूमेंट ये लोग देते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए मार्केट का फ्री होना ज़रूरी है। आप एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका घर मान लीजिए आउटस्कर्ट्स में है, और आउटस्कर्ट्स में एक ही कॉलोनी है जहाँ पर एक ही शॉप है। एक ही शॉप होने की वजह से वो शॉप का मोनोपोली है। मोनोपोली होने से क्या होगा कि शॉपकीपर आपसे मनचाहा प्राइस लेगा। आपको पता भी होगा कि वो प्राइस ज़्यादा ले रहा है, फिर भी आप उसे पे करेंगे। इनफैक्ट कई बार आपको ऐसा होगा कि चीप प्रोडक्ट भी है लेकिन आप लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा या पेंस टेकिंग एफर्ट होगा जब आप कुछ 10-15 किलोमीटर जाकर सिटी से आप वही प्रोडक्ट लेकर आए। तो सिटी से प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली जाने आने में ही फ्यूल बर्न होगा, तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आकर वही प्रोडक्ट खरीद लेंगे, दो वो महंगा है और प्रोडक्ट की चॉइस नहीं है। सिमिलरली आप आरसीईपी का एग्जांपल देख सकते हैं। आरसीईपी में भी यही आर्ग्यूमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एफटीए करती तो कंपटीशन होता तो लोगों के पास चॉइसेस होते हैं, लेकिन चॉइस नहीं है लोगों के पास। उसका रीज़न ये है कि चॉइसेस नहीं होंगी, अगर आरसीईपी से हम हट चुके हैं तो चॉइसेस नहीं होंगी तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, हमें डाइवर्स प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो वो कंज्यूमर के वेलफेयर के अगेंस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म जो है 20th सेंचुरी का लिबरलिज्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपको पता है क्लासिकल लिबरलिज्म को 19th सेंचुरी का लिबरलिज्म बोलते हैं।
इसे 20th सेंचुरी का लिबरलिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि 19th सेंचुरी का लिबरलिज्म जो था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस का था, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हो गया, फर्दर डेवलपमेंट हुआ, तो 20th सेंचुरी में जो इस 20th सेंचुरी के बैकग्राउंड में जो लिबरलिज्म डेवलप हुआ वो मॉडर्न लिबरलिज्म है। एक्चुअली मॉडर्न लिबरलिज्म के आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा सोशल इनइक्वालिटी हो गई थी सोसाइटी में, और जो कि इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था। जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्रिज डेवलप हो गया था, और गल्फ डेवलप हो गया था रिच एंड पुअर के बीच में। इतनी इनइक्वालिटीज थी कि लोग डिमांड करने लगे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वर्कर्स के वेलफेयर को इंश्योर किया जाए, जो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में उनका भी वेलफेयर देखा जाए। तो अब इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गया था कि लिबरल्स ना चाहकर भी उन्हें एक आइडिया चाहिए था, स्टेट का इंटरवेंशन चाहिए था, तो वो लिबरल्स कहलाए मॉडर्न लिबरल्स। उनका कहना है कि जो क्लासिकल लिबरल्स हैं, अब वो एडवोकेट ही नहीं कर पा रहे थे कि इंडिविजुअलिज्म जो है, या सेल्फ सीकिंग बिहेवियर जो है, या फ्री मार्केट है जो बिना इंटरवेंशन के नाइट वॉचमैन स्टेट है, वो वेलफेयर वो सही है सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई थी। आप देखेंगे कि ऑक्सफैम का रिपोर्ट, जो अभी भी हम न्यू लिबरलिज्म में हैं, तो आप देखेंगे कि इनइक्वालिटीज कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ ही परसेंटेज ऑफ पीपल या रिचेस्ट 20 के पास 50%, मोर देन 50% ऑफ वेल्थ है। तो आप देखिएगा कि सोसाइटी कितना ज़्यादा अनइक्वल है। आप एग्जाम्पल के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें और नॉर्थ अमेरिका को देखें, आपको स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। तो वही चीज़ है कि ये जो मॉडर्न लिबरल्स हैं, उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये चीज़ मतलब ये वाला थ्योरी प्रोपाउंड किया या एडवोकेट किया। उनका मानना है कि मिनिमल स्टेट जो क्लासिकल थ्योरी बोल रही है, वो सोसाइटी में इनजस्टिस को प्रमोट या मोटिवेट कर रही है, वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रही है जो इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में। वो एक्चुअली आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि इनका मानना है कि जो ये थ्योरी है क्लासिकल लिबरलिज्म की, वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट में है, ना कि एम्प्लॉय के या मूल्य वर्कर के। क्योंकि आप देखेंगे कि सोसाइटी में पावर जिसके पास होता है, और वो कैपिटलिस्ट के पास होता है जिसके पास पैसा है, और वेज जिनके पास पैसा नहीं है, वेज अर्नर्स, तो वो रिसीविंग एंड में चले जाते हैं। देखो मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में दो व्यूज़ आते हैं। पहला बोलते हैं कि ये इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को अबैंडन कर दिया है और कलेक्टिविज्म को एम्ब्रेस किया। कैसे कलेक्टिविज्म को कैसे एम्ब्रेस किया? जब स्टेट कोई सोसाइटी के लिए कोई पॉलिसी बनाएगा, तो बेसिकली हो सकता है कि वो कुछ एक सेक्शन ऑफ पीपल के अगेंस्ट हो, लेकिन वो इम्पोज किया जाएगा क्योंकि वो लार्जर नंबर ऑफ पीपल के बेनिफिट में है, तो कलेक्टिविज्म को इम्पोज किया गया है। दूसरा आइडिया या दूसरा व्यू आता है मॉडर्न लिबरल्स के बारे में, वो ये है कि ये फिर भी कंसिस्टेंट है। कैसे? क्योंकि ये मैरिज है दो के बीच में, न्यू और ओल्ड लिबरलिज्म के बीच में। तो आप देखेंगे कि ये ओपिनियन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब भी आप पढ़ें, जब भी आपको किसी तरह का आंसर लिखना हो, जैसे लिबरलिज्म के बारे में लिखेंगे, कई बार पूछ लेता है कि अमॉर्फस थ्योरी है या अमॉर्फस आइडियोलॉजी है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं कोहेरेंट भी है। उसका रीज़न ये है कि जो भी नए लिबरलिज्म या नई स्ट्रीम्स आई हैं, नया ट्रेडिशन आया है, वो बेसिकली अपने आप को डेवलप कर रहा है क्लासिकल लिबरल्स के फाउंडेशन पर। इसके डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ जो हैं वो है इंडिविजुअलिटी, पॉजिटिव फ्रीडम और सोशल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअलिटी और पॉजिटिव फ्रीडम। इंडिविजुअलिटी को पढ़ने के लिए आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल या जेएस मिल के आइडियाज़ में ही मैनिफेस्ट होती है इंडिविजुअलिटी, जो मॉडर्न लिबरल्स की है। इनके आइडिया को डिस्क्राइब किया जाता है हार्ट ऑफ लिबरलिज्म। ये बेसिकली ब्रिज प्रोवाइड करता है मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में, इनके आइडियाज़, और क्लासिकल लिबरलिज्म के बीच में। इन्होंने ऑन लिबर्टी, इनका वर्क है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें मॉडर्न लिबरल थॉट को, मतलब उनके आइडियाज़ से मॉडर्न लिबरल थॉट को
समझा जा सकता है। इन्होंने बोला ऑन लिबर्टी में कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। ये एक्चुअली नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट से जाएं तो हम देखेंगे कि ऐसे तो क्योस मच जाएगा सोसाइटी में। अगर इसी कॉन्सेप्ट से जाएं तो हम देखेंगे कि दीपिका पादुकोण या फिर और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे जो अभी आपने रिसेंट में एग्जाम्पल देखा, तो उनका ड्रग लेना, क्योंकि वो इंडिविजुअल सॉवरेन है तो उनका ड्रग लेना जस्टिफाइड है। लेकिन मिल बोलते हैं कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में ही, आगे देखेंगे कि ये और भी आर्ग्यूमेंट से इस चीज़ को गलत बोलेंगे, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो मिल बोलते हैं कि लिबर्टी जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? उनका मानना है कि लिबर्टी एक पॉजिटिव फोर्स है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, ये सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ काम करती है। ये आपको ऑटोनोमस, लिबर्टी आपको ऑटोनोमस इसलिए बनाती है ताकि आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएं, आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएं, रादर देन डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ। यू शुड बी मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग हायर एंड हायर गोल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपको अगर आपके पेरेंट्स घर से बाहर भेजते हैं तो आपको लिबर्टी मिली, आपको फ्रीडम मिला, लेकिन लिबर्टी वो है जो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव रहे। तो आपको अगर घर से बाहर भेजा गया है तो आप अपना फ्यूचर करियर स्टैब्लिश करें, रादर देन आप यहाँ वहाँ घूम कर और अपना वक्त बर्बाद करें। तो कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। ये डिनाई करते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इनका मानना है कि ये बहुत ज़्यादा नैरो ओपिनियन होगा अगर हम ह्यूमन बीइंग को यूटिलिटी मैक्सिमाइजर बोलें, जैसा कि बैंथम ने दिया था। इनफैक्ट ये डिसएग्री करते हैं। उनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग का सिर्फ प्लेजर सीकिंग नहीं होता है, ये प्लेजर को दो में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हायर और दूसरा बोलते हैं लोअर प्लेजर। तो ये क्वालिफाई करते हैं बैंथम ने जो प्लेजर का थ्योरी दिया था उसको। हायर प्लेजर का मतलब है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट के उसमें काम करें, आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जाएं, आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें, इंटेलेक्चुअल और मॉरल सेंसिबिलिटीज को आप डेवलप करें। तो इन्होंने इनका एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, इट वुड बी ही वुड रादर बी सोक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सैटिस्फाइड। आप सोक्रेटिस को जानते होंगे, वो डायलेक्ट्स पे बिलीव करते हैं। वो बोलते हैं कि क्वेश्चन करते रहना चाहिए, रैशनैलिटी में बिलीव करते हैं। तो उनका कहना कि क्वेश्चनिंग जो होगी वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ आपको ले जाएगी। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई हो गए हैं किसी भी चीज़ से कि हाँ आप तो खुश हैं इसी जगह पे, आप अगर कुछ अर्न कर रहे हैं तो वहीं पर खुश हैं, तो अगर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो सोक्रेटिस जो करते हैं वो क्वेश्चन करते रहते हैं और वो डिससैटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि हर बार वो अलग तरह से चीज़ों को, ओपिनियन को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इनका मानना है कि जो हायर प्लेजर है आपको इंटेलेक्चुअल बनाता है, आपका मॉरल डेवलपमेंट करता है। तो अगर आप अभी के एग्जाम्पल से करें कि आपको स्मोकिंग, अगर बैंथम की बात करें, यूटिलिटेरियंस की बात करें, तो स्मोकिंग एक तरह से अगर देखें सेल्फ सीकिंग एक्शन है और सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है और ये प्लेजर भी दे रहा है। तो बैंथम के अकॉर्डिंग तो ये सही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल को हक है कि वो कुछ भी करे। लेकिन अगर हम मिल की बात करें तो क्योंकि ये आपको इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं कर रहा है, ये मॉरली डेवलप नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको डिटीरियोरेट ही कर रहा है, तो वो लिबर्टी के इस कंसेप्ट के अगेंस्ट हैं, वो कंस्ट्रक्टिव फोर्स मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव फ्रीडम। जैसे कि हमने देखा कि इंडिविजुअलिटी को हम मिल के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, वैसे ही हम पॉजिटिव फ्रीडम को टी.एच. ग्रीन के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। टी.एच. ग्रीन के जो आइडियाज थे वो बेसिकली प्रमाइस बने पॉजिटिव फ्रीडम के। ये कंटिन्यूटी में आप देखेंगे इनके एग्जाम्पल से, इनके ओपिनियन से कि ये कंटिन्यूटी में है, मिल के कंटिन्यूटी में, मिल के जो भी आइडियाज हैं उसके कंटिन्यूटी में है। और इन्हीं पर बेस्ड जो है न्यू लिबरल्स जो हैं इन्हीं के आइडियाज को प्रमाइस बनाकर अपनी थ्योरीज देते हैं। ग्रीन का कहना है कि अनरेस्ट्रेन्ड परस्यूट ऑफ प्रॉफिट जो है, जैसे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर उस तरह का हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो ये पॉवर्टी और इनजस्टिस
क्रिएट करेगा। आप देखिएगा कि कैपिटलिज्म में आज अभी भी यही, अभी के प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी यही क्रिटिसिज्म है कि जो कैपिटलिज्म है वो अनरिस्ट्रेन्ड है, तो उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो इनइक्वालिटीज पुअर के, क्योंकि कैपिटलिज्म प्रॉफिट के बारे में बात करता है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा आपको? प्रॉफिट तब होगा आपको जब लेबरर्स कम पैसे लेंगे, वेज कम देना पड़ेगा। प्रॉफिट तब होगा, अभी के एग्जांपल में अगर देखें कि आप एनवायरनमेंट को का ध्यान नहीं रखें और आप अनसस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूज करें, प्रॉफिट तब होगा आपको। तो इनका कहना है कि इस तरह के प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर से इनजस्टिस डेवलप होता है। तो इनका कहना है ये एक्चुअली पॉजिटिव फ्रीडम में टी.एच. ग्रीन एक्चुअली ह्यूमन के नेचर का बहुत पॉजिटिव व्यू रखते हैं। इनका मानना है, जैसे कि आपने देखा कि पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं, हॉब्स बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू रखते हैं ह्यूमन के नेचर में। यूटिलिटेरियंस भी बोलते हैं कि प्लेजर सीकिंग है, वो सिर्फ प्लेजर के बारे में सोचता है। हॉब्स बोलते हैं कि सेल्फ सीकिंग बिहेवियर है, सेल्फिश है, ग्रीडी है। तो लेकिन इनका मानना है, पॉजिटिव फ्रीडम जो है या मॉडर्न लिबरल्स का मानना है कि ह्यूमन जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में है। ह्यूमन अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचेगा, वो जिस जगह पे है उसके बारे में भी सोचेगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आपको अगर सर्विस का फॉर्म भरना है, आप हो सकता है कि आपको फॉरेन सर्विसेज चाहिए हो, आप फर्स्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हो, लेकिन आप फॉरेन सर्विसेज नहीं लेंगे या आप ऑप्ट आउट करेंगे इस चीज़ से, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ आप रहें। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लिबर्टी या अपनी ऑटोनॉमी को गिव अप कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरेस्ट को एक बार नहीं सोच रहे हैं आपके पेरेंट्स के इंटरेस्ट के लिए। तो ये एग्जाम्पल है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। इनका कहना है ये जो लिबरल का नोशन है लिबर्टी का, उसे चैलेंज करते हैं। इनका कहना है कि नेगेटिव फ्रीडम जो जस्टिफाई करती है कि नेगेटिव फ्रीडम जो है कि क्या जस्टिफाई करती है या क्या बोलती है, ये बोलती है कि मार्केट को उसी के हाल में छोड़ दें, फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, एम्प्लॉयर को हक होना चाहिए कि वो कौन से एम्प्लॉयज़ लेना चाहता है, एम्प्लॉय को हक होना चाहिए कि कौन से एम्प्लॉयर के साथ काम करना चाहिए। ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन आप इमेजिन करिए वो सिचुएशन जब डिमांड एंड सप्लाई का, अगर सप्लाई ज़्यादा हुई और डिमांड कम हुआ, जैसे कि लेबरर्स ज़्यादा हुए और डिमांड कम हुआ एम्प्लॉयर के साइड से, तो वो क्या करेगा, लेबरर्स को, इनकी लेबरर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, और अगर बार्गेनिंग पावर कम होगी तो एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर इंडिविजुअल का रहेगा तो आप देखिएगा कि लेबर लॉज भी नहीं रहेंगे, लेबर लेजिस्लेशन भी नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों करेगी ऐसा, अगर इंटरवीन नहीं करेगी, या गवर्नमेंट का अगर इनके कॉन्सेप्ट से जाए तो गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, तो ऐसे तो लेबरर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर सोशल सिक्योरिटी कोड वगैरह की तो बात ही मत करिए। तो इनका मानना है कि अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म के नेगेटिव फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से जाएं या फ्रीडम ऑफ चॉइस के कॉन्सेप्ट से जाएं, तो चीपेस्ट लेबरर को, चीपेस्ट लेबर जो भी चीपेस्ट लेबर है तो वो बेसिकली इंडिविजुअल चिल्ड्रन होंगे, वुमेन होंगी, क्योंकि उनके पास बार्गेनिंग पावर कम है, तो उनको हायर करना वो जस्टिफाई करेगा और उनका एक्सप्लॉयटेशन भी जस्टिफाई करेगा। तो जो पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है या जो टी.एच. ग्रीन है वो एडवोकेट करते हैं कि हमें पॉजिटिव फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए, ना कि नेगेटिव फ्रीडम की तरफ। पॉजिटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देते हुए कह रहे हैं कि ये एक्चुअली आपका कैपेसिटी बिल्ड करता है, आपको स्किल्स देता है, आपको नॉलेज देता है, ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन कर पाएँ, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले अपने सेल्फ रियलाइजेशन की। अभी के एग्जाम्पल में आप देखिए कि अगर पॉजिटिव फ्रीडम की बात करें तो गवर्नमेंट जो काम कर रही है स्किल डेवलपमेंट का या कैपेसिटी डेवलपमेंट का, तो अगर हम नेगेटिव लिबरल्स की बात करें या नेगेटिव फ्रीडम की बात करें तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो किसी काम का नहीं है। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, तो वो पॉजिटिव फ्रीडम या पॉजिटिव इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो डीपीएसपीज बेसिकली पॉजिटिव फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जो स्टेट को ड्यूटी देता है कि इंडिविजुअल को का पावर या कैपेसिटी डेवलप करो। तो आप थ्योरी में देखिए
स्क्रीन में, पॉजिटिव फ्रीडम एम्स टू एम्पावर द इंडिविजुअल एंड सेफ गार्ड पीपल फ्रॉम सोशल इविल्स दैट थ्रेटन टू क्रिपल देयर लाइव्स। एक्चुअली क्योंकि इनजस्टिस बहुत ज़्यादा हो रहा था, या जब ये मॉडर्न लिबरलिस्ट आए थे तब बहुत इनजस्टिस हो रहा था, सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो रही थी, तो उन्होंने ये दिया कि कोई भी तरह का फ्रीडम जो है वो, हाँ, फ्रीडम जो होना चाहिए वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स के बारे में असर्ट कर सके। आप और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो रिपोर्ट आई थी, बेवरेज रिपोर्ट आई थी, वो अगर आप बेवरेज रिपोर्ट लिखेंगे, आप पॉजिटिव फ्रीडम लिखेंगे, टी.एच. ग्रीन को पॉजिटिव फ्रीडम अगर आपको लिखना है तो टी.एच. ग्रीन को ज़रूर लिखें, बेवरेज रिपोर्ट ज़रूर लिखें। इससे आपको लगता है कि सामने वाले को लगता है कि आप वेल रेड हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देखें। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिबरलिज्म, क्या यूज़ है, क्या सिग्निफिकेंस है, और हम इसके दो डॉक्ट्रिन्स है या डिस्टिंक्टिव आइडियाज़ हैं वो पढ़ेंगे, एक सोशल लिबरलिज्म और फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक मैनेजमेंट। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.